हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ जो होगा उसकी कुछ लाइंस मैं आपको रीड कर दूंगा और फिर उसके बाद में हम उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. That period from birth to death, and death is natural. Natural death of an organism represent its lifespan. देखो, एक वर्ड आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। यहाँ पर नेचुरल डेथ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेचुरल डेथ का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नेचुरली डेथ होती है वो मानी जाएगी। जैसे मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं एक्सीडेंट से मर जाता है या फिर किसी ना कोई मार देता है, मर्डर लाइक दैट। आप समझ रहे हो ना कि वैसा नेचुरली होना चाहिए। जो नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। अगर कोई इंसान है, अगर उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, टाइम से पहले डेथ हो जाती है, बिना बुढ़ापे के ही जवानी में उसका कोई कत्ल कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको लाइफ स्पैन नहीं बोला जाता। दैट इज़ नॉट द परफेक्ट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। ये जो नेक्स्ट जो अपना पेज है, पेज नंबर 2, इस पर यहाँ पर लाइफ स्पैन दे रखा है कुछ ऑर्गेनिजम्स की। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट 75 ईयर्स का लाइफ स्पैन कैरी करता है। रोज़ 10 साल, डॉग 25 साल, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, एंड क्रो 15 ईयर्स, बेनियन ट्री 25 ईयर्स, बनाना ट्री दैट इज़ 25 ईयर्स, काऊ 25 साल, और पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 50 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 2 weeks, ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई को पता है ड्रोसोफिला भी बोला जाता है। ठीक है। और राइस प्लांट 4 months, टोर्टोटॉइज राइस प्लांट 4 months, टोर्टोटॉइज 100 to 150 ईयर्स, एंड बेनियन ट्री 300 to 500 ईयर्स। इसमें आपको ये सब याद नहीं रखना है। एक्चुअली आपको याद क्या रखना, आप एक ये ड्रोसोफिला का याद कर सकते हो, और कि ड्रोसोफिला जो है वो 1 to 2 weeks इसका लाइफ स्पैन होता है। और आप राइस प्लांट का याद कर सकते हो 4 months। ओके। और बाकी ये टोर्टोटॉइज का आपको याद रहता है, ये बहुत लंबे टाइम तक जीता है। बेनियन ट्री का भी आपको याद रहेगा, और बाकी ज़्यादा आई डोंट थिंक आपको याद करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है। अगर आपको करना है, इंटरेस्ट है, तो आप कर भी सकते हैं, बट नो नीड अकॉर्डिंग टू मी। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड हैव टू फाइंड आउट लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस नीडेड प्रोवाइडेड। सो मैंने वो पहले से लिख करके आपको बता दिया था, आपने देखा था अभी। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। हमने अभी उनका एग्जामिन किया। इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। हमने वहाँ पर ये देखा था ना कि वो कितना, मतलब ऐसी बात है कि ड्रोसोफिला का कितना था, 1 to 2 weeks था फ्रूट फ्लाई का, और राइस प्लांट का 4 months, बेनियन ट्री का 300 to 500 ईयर्स। तो कितना देखो वेरी कर रहा था, कितना वेरिएशन था लाइफ स्पैन के अंदर। Between these two extremes are the lifespan of most of the living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. वहाँ पे हमने देखा कि साइज़ का और लाइफ स्पैन का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, जो बड़ा है बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। द साइज ऑफ crows and parrots are not very different yet their lifespans show a wide difference। अब तुमने उसमें देखा डायग्राम में, जो क्रो और पैरेट है उनकी साइज़ लगभग सिमिलर होती है, लेकिन देखो ना, ये पैरेट है, ये क्रो है। क्रो की लाइफ स्पैन कितनी है? 15 ईयर्स। एंड वहीं पर देखे जाए पैरेट की, तो पैरेट की कितनी है? 140 ईयर्स। तो मतलब साइज़ लगभग सिमिलर, लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन में वेरिएशन है। तो लाइफ स्पैन जो होता है ये साइज़ के साथ बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि साइज़ के हिसाब से लाइफ स्पैन होता है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। हमने देखा था पीपल जो ट्री है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? उसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 300 to 500 ईयर्स, बट एज़ कम्पेयर टू मैंगो ट्री का बहुत कम होता है। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ
एवरी इंडिविजुअल इज़ अ सर्टेनिटी, मतलब लाइफ स्पेन तो कुछ भी हो लेकिन मौत तो निश्चित है ना, डेथ तो कभी ना कभी होनी है। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी, दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। तो यहीं से हम ये कंक्लूड करते हैं कि कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल तो होता नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्या बोलना चाहती है? ये बोल रही है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो इमॉर्टल होते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा क्या होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्या मैकेनिज्म होती है कि वो इमॉर्टल ही हो जाते हैं? मैकेनिज्म मैं बताता हूँ आपको। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। मतलब एक मदर सेल है, जैसे मान लो ये मदर सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसने डिवाइड किया, ये दो में कन्वर्ट हो गई, बाइनरी फिजन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर जो मटीरियल्स थे वो क्या हुए, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली इसकी डेथ तो हुई नहीं, इसकी डेथ थोड़ी ना हुई, बस ये तो डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो गई। अब ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ये दो में और कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, खुद मर तो रहे नहीं है, केवल ये खुद डिवाइड हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर क्योंकि जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म सेम है ना, वही एक सेल है, सारे काम वही करती है, वही डिवाइड करती है, वही रिप्रोडक्शन करती है, वही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। सो यही रीज़न है कि इमॉर्टल होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके, बिकॉज जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड। Why do we say that there is no natural death in single celled organism? मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर अभी बता दिया। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? There must be some processes in living organism that ensure this continuity. अब ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या प्रोसेस है कि 1000 ईयर से एनिमल्स का जो मतलब लाइफ स्पैन है, 1000 ईयर से एनिमल्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्या होता है? सो विच इज़, ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बड़ी तवज्जो सी बात है, यहाँ पर तवज्जो बनता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। सो ये था हमारा पहला पेज। अब ये सेकंड पेज पे हमने आपको बताया कि ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं थर्ड पेज की तरफ। सो ये भी क्या है, ज़्यादा समझने में ईजी है बहुत, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा का पूरा ईजी है। सो वो जो पहला पेज पढ़ा उस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी चलते हैं आगे। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ये सारी बातें आपकी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या आप ये 9th में, 10th में, 8th में। सो इनको ज़्यादा एलोबोरेट करने की मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ज़रूरत है, तो हम सिंपल रीडिंग करते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अरे यार, ऑफस्प्रिंग ग्रो होगा, मैच्योर होगा, फिर अगला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ऐसे करके साइकिल गाड़ी चलती रहती है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, डेथ। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। रिप्रोडक्शन क्या करता है, इट अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को अनेबल करता है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। उस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है और कैसे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं और वो आगे की जनरेशन्स में इनहेरिट होते रहते हैं। समझ रहे हो? ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? तो इस पैराग्राफ का पूरा सार क्या हुआ? इस पैराग्राफ का मीनिंग हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रही है
एंड वो क्या कर रही है, साथ में जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है। सो आपका ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका रहना चाहिए कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ें उसको पढ़ने के बाद में उसकी एक समरी क्रिएट करें, उसका एक समरी बनाएं जो आप साइड में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिससे आपको क्या रहे, पढ़ने में अगली बार आसानी रहे कि अगली बार जब आप रिविज़न करेंगे तो आपको पता चले कि हाँ यार इस पैराग्राफ में ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका टाइम सेव होगा। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The offspring's habitat, अच्छा चलो इतना पढ़ते हैं। लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स की, एंड ईच ऑर्गेनिज्म के पास अपना अपना ओन मैकेनिज्म होता है मल्टीप्लाई करने का और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोट्स हैं या फिर सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर किसी में एसेक्सुअल मेथड है और एसेक्सुअल में भी किसी में बाइनरी फिजन है, किसी में बडिंग है, किसी में स्पोर फॉर्मेशन है, किसी में फ्रेगमेंटेशन है। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। समझ रहे हो? ओके, अब कैसे, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये अगली लाइन बताती है हमें। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, उसका हैबिटेट कि वो कहाँ किस कंडीशन में रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या जुगाड़ है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, कैसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। आपको पता है ना कि when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। when two parents opposite sex participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gametes, it is known as sexual reproduction। okay, समझने की बात है ना, ये बात हो गई सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हमने डेफिनेशन देख ली। तो मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमीट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता और एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये क्यों लिखा गया है यहाँ पर? ये इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब देखो क्या होता है कि अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता तब तो क्या होता है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म अपने आप ही डिवाइड कर लेता है और नया और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेता है खुद की बॉडी से। जैसे बडिंग होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है तो सिंगल पेरेंट गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो एक गैमीट बनेगा वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन वगैरह के खुद ही डेवलप कर लेगा। जैसे जो प्रोसेसेस हमने पढ़ते हैं ना कि पार्थेनोजेनेसिस वगैरह, ठीक है, तो ये इसी का टाइप होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि विद और विदाउट का मतलब क्या है। विदाउट तो मतलब प्रोड्यूस करेगा नहीं, और अगर प्रोड्यूस कर भी लिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो जो फीमेल गैमीट होगा वो अकेला ही, वो जो एक गैमीट बनेगा वो अकेला ही पूरा अगली ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा, अगली जनरेशन को फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें अब डिटेल से डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैराग्राफ 1.1। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring। एक single parent capable होता है offspring को produce करने के लिए। ठीक है, as a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents। Are these offspring likely to be genetically identical or different? देखो क्या होता है कि जो offspring produce होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, सेम टू सेम। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन में डाल के निकाला होता है वैसे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे। तो मेरा आंसर है, मेरा क्या आंसर है, ऐसा आंसर है कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में तो वो सिमिलर होंगे ही अपने पेरेंट के, और साथ साथ में उनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है
वो भी अपने पेरेंट के जैसा ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। एंड उनको एक टर्म दी जाती है, एक नाम दिया जाता है, वो है क्लोन। वो नाम दिया जाता है क्लोन। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ओके, अब हमें दे रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन एक तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, रिप्रोडक्शन करने का। अब सबसे पहले है हमारे पास बडिंग इन ईस्ट। ये बडिंग इन ईस्ट को शो कर रखा है कि कैसे होती है। ये पेरेंट सेल है, यहाँ पर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ जा कर के एलोंगेट होता है और एलोंगेट होकर के अलग हो जाता है। ये अलग हो गया है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये बड अपने आप को अलग करने लगता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगता है, और उसके बाद में ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड दैट प्रोसेस कंप्लीट हो गई, एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया। ठीक है, जो कि अपने पेरेंट के जस्ट सिमिलर होगा, क्लोन होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें साइड में शो किया गया है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन इन अमीबा। सो हमने देखा कि क्या हुआ बाइनरी फिजन में। सबसे पहले न्यूक्लियस अलोंगेट होता है, सेल्स थोड़ी थोड़ी अलग होनी स्टार्ट होती हैं, बीच में से एक बैंड आता है, और फिर उसके बाद में फाइनली न्यूक्लियस अलग हो करके यहाँ पर ये डाइकैरियन स्टेज आई। 2 न्यूक्लियस हैं एक सेल में, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों सेल अलग हो जाती हैं और ये डॉटर सेल्स हैं, फ्यूचर सेल्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किस में देखा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली उनमें देखा जाता है। जैसे प्रोटिस्ट और मोनेरियंस, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम्स के जो मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जनरली क्या देखा जाता है? यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। समझ गए? द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। बस सिंपली मोनेरियंस में और प्रोटिस्टेंस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो सिंपली डिवाइड करती है और नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म कर लेती है, उनमें कोई ज़्यादा तामझाम होता ही नहीं है। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम बोल रहे हैं ना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन होना, रिप्रोडक्शन होना, ग्रोथ होना, ये इनके अंदर क्या हैं? सिनोनिमस इवेंट्स हैं या म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। आपने ये बात कहाँ पढ़ी थी बताओ? चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेल डिवीजन होना, ग्रोथ होना मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होनी है, तो सेल डिवीजन होना, ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन होना एक ही बात है। दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स और सिनोनिमस इवेंट्स, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सो ये हमारा पेज कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये अगले पेज में क्या बता रखा है? यहाँ पर हमें बहुत सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बता रखी हैं। फिगर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें बता रखी हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर ये क्या हैं? ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर ज़ूस्पोर्स हैं। ये जो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है? ये ज़ूस्पोर्स हैं। ये जो बाहर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, आप नोट कर लेंगे, इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। और ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ज़ूस्पोर्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं फेवरेबल कंडीशन आने पर। ये ज़ूस्पोर्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। जो ज़ूस्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं? पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? पियर शेप्ड होते हैं ये। एंड दे आर एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं ज़ूस्पोर्स। एंड अगली बात, ये मोटाइल होते हैं। सो ज़ूस्पोर्स आर पियर शेप्ड, एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पर देखो, और मोटाइल है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो फिर कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। ओके,
ये ज़ूस्पोर है, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लेमाइडोमोनाज में। क्लेमाइडोमोनाज एक ग्रीन एल्गी है, याद रखें, क्लेमाइडोमोनाज एक ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर ज़ूस्पोर पाया जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? इट इज़ ऑफ कॉनिडिया। ज़ूस्पोर के अंदर, सॉरी, पेनिसिलियम जो फंजाई है, पेनिसिलियम जो फंजाई है उसके अंदर ये स्पेशल, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कॉनिडिया, ठीक है। ये इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम एक क्या है? फंजाई है, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कॉनिडिया। ओके, ये कॉनिडिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात, ये जो है इस बेसल स्ट्रक्चर से, इससे प्रोड्यूस होती हैं ये सारी की सारी कॉनिडिया। और किस मैनर में प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली यानी ऐसे बाहर की तरफ बनती जाती हैं, बाहर की तरफ ऊपर की सरफेस में बनती जाती हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कैसे? दीज आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। और ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, ये कॉनिडिया हैं, ये बाद में रिलीज़ कर दी जाती हैं, इनसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। कॉनिडिया किस ऑर्डर में अरेंज होती हैं? ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज होती हैं। कॉनिडिया इन द चेन अरेंज इन बेसिपिटल मैनर। ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज होती हैं। किस मैनर में अरेंज होती हैं? बेसिपिटल मैनर में। आई होप आपको आइडिया होगा बेसिपिटल एक्रोपिटल मैनर का, आपने क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ओके, अच्छा, बेसिपिटल मतलब समझ ही लो यहाँ से। एक्रोपिटल मतलब क्या होता है? मैं आपको प्लांट से देता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना जिनके अंदर जो नया पार्ट डेवलप होता है वो तो ऊपर की तरफ होता है, और जो पुराना पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको तो बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर। और जैसे कॉनिडिया है, ये क्या हो रही है? नीचे से ऐसे प्रोड्यूस होती जा रही है, ऊपर की तरफ मैच्योर कॉनिडिया हैं, तो ये क्या है? ये बेसिपिटल मैनर है। ओके, उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है 4th नंबर पे, ये है जेम्यूल इन स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस जो होते हैं ना, स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जेम्यूल। ये जेम्यूल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या, ये जो ऊपर ये होल प्रेजेंट होता है इसको तो बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अंदर ये जो एरिया है इसके अंदर बहुत सारे आर्क्योसाइट्स भरे हुए होते हैं। आर्क्योसाइट्स आर टोटीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स, और यह आर्क्योसाइट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। यहाँ से माइक्रोपाइल से आर्क्योसाइट को रिलीज़ कर दिया जाता है फेवरेबल कंडीशन आने पर, और फिर उसके बाद में क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा। ये हाइड्रा है, इसके अंदर क्या हो रही है? बडिंग हो रही है, साइड से बड डेवलप होता है इन दैट प्रोसेस, बड हाइड्रा। अच्छा, तुम्हें पता है हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है। हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है। उसके बाद में चलिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। सो मैं अब थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आई थिंक आपने ये अच्छे से देखा होगा। देखिए, Many single-celled organisms reproduce by binary fission। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम एग्जाम्पल याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपी, अमीबा, पैरामीशियम। यीस्ट के अंदर, इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म सेल। Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena is termed as encystation. When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoebae or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomena is known as sporulation। भाई यार बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें एक स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊं। देखो, जब भी, ये बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, ये दे स्विच ओवर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वाई?
ऐसा क्यों होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या बात है। देखो, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, या जिसको सिस्ट बोलते हैं, हार्ड कवरिंग जिसको सिस्ट बोला जाता है, ये सिस्ट अपने अराउंड डेवलप कर लेता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा एक 3 लेयर्ड कवरिंग या सिस्ट अपने अराउंड डेवलप कर लेता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंसिस्टेशन। दिस फिनोमिना इज नोन एज एंसिस्टेशन। When favorable condition return, the encysted amoeba divide by multiple fission and produce many minute amoebae. देखो, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये एंसिस्टेड जो अमीबा है ये मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन कैसे करता है? जैसे ये अनसिस्टेड अमीबा है, ये 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग है सिस्ट इसके अराउंड, ये 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग है सिस्ट इसके अराउंड, और अंदर क्या है? अमीबा है। अब ये अमीबा फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगा? एंसिस्टेड अमीबा बहुत मल्टीपल फिजन करता है और अंदर बहुत सारे माइन्यूट अमीबी फॉर्म कर लेता है, जिनको सूडोपोडियो स्पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिनको माइन्यूट अमीबी या सूडोपोडियो स्पोर्स बोलते हैं। अब द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट। अब फेवरेबल कंडीशन चली रही है तो इस सिस्ट वॉल जो होगी, ये इनकी वॉल होगी, ये बर्स्ट होगी, और ये जो स्पोर्स होंगे ये सराउंडिंग में लिबरेट कर दिए जाएंगे, और ये सारे जाकर के नई अमीबी फॉर्म करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, नया अमीबा फॉर्म कर लेंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पोरुलेशन। ये स्पोरुलेशन हुआ, इस फिनोमिना को बोला गया स्पोरुलेशन। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, सबसे पहले क्या होता है? एंसिस्टेशन होता है, फिर मल्टीपल फिजन होता है जहाँ से सूडोपोडियो स्पोर्स या माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं, माइन्यूट अमीबी बनती हैं, और माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं, और फिर यहाँ से क्या होता है? इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। ओके, उसके बाद में ये देखिए ज़रा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? यहाँ पर हमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में बताया गया है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, मतलब प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये क्या होता है? इसके अंदर जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, जैसे स्टेम है, बड है, रूट है, लीफ है, तो ऐसे जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ से उनको यूज़ करके एक नया प्लांट फॉर्म कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो रोज़ है उसकी स्टेम को काट करके, मतलब किसी ब्रांच को काट करके अगर आप उसको ज़मीन में लगा देते हैं तो वो नया प्लांट डेवलप हो जाता है, मतलब उसमें नीचे रूट डेवलप हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। समझ में आई बात? ये एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो और जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोला जाता है। देखो, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, जैसे आपने पोटैटो में देखा होगा कि ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रो कर जाते हैं, कई बार इनको बोलते हैं आइज़ ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं? आइज़ ऑफ पोटैटो। और ये आइज़ जो होती हैं, अगर आप इनको यहाँ से काट करके कहीं लगा देते हैं ज़मीन में, तो एक नया पोटैटो का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो सो ये दीज आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, सबसे पहले आइज़ ऑफ पोटैटो को शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर ये क्या है? ये जिंजर है। जिंजर के अंदर राइजोम होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये जिंजर के अंदर क्या है? ये नोड्स प्रेजेंट हैं। अंडरग्राउंड ही ग्रो करती है तो ये नोड्स भी अंदर ही होंगे। ये नोड्स हैं, ये यहाँ पर बर्ड्स हैं जो आगे डेवलप करती जाती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। सो यहाँ पर शो कर रखा है राइजोम ऑफ जिंजर। राइजोम क्या है? राइजोम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ जिंजर है। जिंजर का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? राइजोम। ये सारी चीज़ें हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी आई थिंक। सी यहाँ पर है
बल्बिल ऑफ अगेव, ये अगेव प्लांट है ना, अगेव प्लांट 100 साल जीता है, इसीलिए इसको सेंचुरी प्लांट भी बोला जाता है। तो ये जो अगेव प्लांट है इसकी जो रिप्रोडक्टिव प्रोपिग्यूल है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है, ये है बल्बिल। क्या है? बल्बिल ऑफ अगेव। ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है कि जो लीफ है उसी के जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इनसे एक नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। सो ये एग्जांपल हुआ हमारा ब्रायोफिलम का, लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम, लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम। उसके बाद में एट लास्ट हमारे पास यहाँ पर दिखा रहेगा आइकॉर्निया का ऑफसेट। यह आइकॉर्निया प्लांट है, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है वो क्या है? वो है ऑफसेट ऑफ आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ बोला जाता है आइकॉर्निया को। आइकॉर्निया को क्या भी बोला जाता है? वाटर हाइसिंथ, या दिस इज ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। उसके बाद में यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिखा गया है, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। देखो, जो फंजाई, किंगडम फंजाई और कुछ प्लांट्स जैसे एग्जांपल एल्गी, एल्गी भी तो प्लांट है, तो एक तो फंजाई एंड कुछ एल्गी, ये क्या कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं? ये स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस करती हैं। और मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इनकी होती है स्पेशल वाली, वो है ज़ूस्पोर, जिनको मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले। ज़ूस्पोर की विशेषताएं जो किसमें था? क्लेमाइडोमोनाज में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज एल्गी थी, तो यहाँ पर यही बोला गया ना, किंगडम फंजाई और एल्गी के मेंबर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉनिडिया पेनिसिलियम में हमने डिस्कस कर लिया, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्जी, ये दैट दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द जस्ट पास्ट चैप्टर पेज, सॉरी। You have learnt about vegetative reproduction in class 11. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction? ये बात बिल्कुल सही है। क्लोन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। जो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। और हाँ, हम इसको क्लोन भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू डेवलप की गई जो ऑफस्प्रिंग है उनको क्लोन भी बोला जा सकता है। ओके, While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. तो प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रीक्वेंटली यूज होती है। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज, अब रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं। आर ऑल कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स होती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जिनके थ्रू हम पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, पूरा ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं। ये क्या है? रनर, सकर, जिंजर, राइजोम, ऑफसेट, बल्ब। तो ये पेज हम अपना कंप्लीट होता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस नेक्स्ट पेज पर मैंने कुछ यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। ये क्या चीज़ है देखिए ज़रा। यहाँ पर मैंने ये जो स्टिकी नोट है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में लिख रखा है, ये वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स के बारे में लिख रखा है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे राइजोम, इसमें राइजोम किस में होता है? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल, बनाना में, जिंजर में, ट्यूबर। ये सारी चीज़ें यहाँ की नहीं है, ये मॉर्फोलॉजी की हैं। लेकिन यार नीट एस्पिरेंट्स हो आप, तो आपको क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है। तो मैंने जस्ट रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर कि ताकि हमें वहाँ का भी कुछ पता चल जाए। राइजोम, जिंजर, बनाना, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, ऑनियन, गार्लिक, कॉर्म, अमॉर्फोफिलस जिसको ज़मीन कंद भी बोला जाता है, कोलोकाशिया। सब एरियल स्टेम, दीज आर द सब एरियल स्टेम्स। रनर, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। सकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। स्टोलन, जैस्मिन, मिंट। ऑफसेट, आइकॉर्निया, पिस्तिया। बाय एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल अपंशीय के अंदर एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, अपंशीय के अंदर एरियल स्टेम प्रेजेंट होती है। रूट, दहेलिया एंड स्वीट पोटैटो, आइपोमिया जिसको बोला जाता है, आइपोमिया, स्वीट पोटैटो एंड दहेलिया। ओके, सो ये थी हमारी कुछ मॉर्फोलॉजी की जानकारी। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। Obviously, since the formation of these structures does not involve
to parent, the process involved is asexual. In some organism, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring, that is hydra. एग्जाम्पल, हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है. फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो कंप्लीट बॉडी है अगर वो टूट जाए दो पीसेस के अंदर, मल्टीपल पीसेस के अंदर, तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास ये शक्ति होनी चाहिए कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को वापस डेवलप कर ले, मतलब अपनी कंप्लीट बॉडी को वापस से रीजनरेट कर ले. ये अलग हर एक फ्रेगमेंट, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो तो मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद. ओके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है, डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो दो फ्रेगमेंट में टूट जाता है. मैं एग्जांपल लेता हूँ स्पाइरोगाइरा का. स्पाइरोगाइरा के अंदर भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है. जैसे स्पाइरोगाइरा है तो ये क्या दो पीसेस में टूटी, ये छोटे छोटे. अब ये जो दो नए पीसेस, ये जो पीसेस टूटे हैं ना, ये नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेंगे, ये नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेंगे, ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर लेंगे. तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर. अब ये जो आगे का एक पैराग्राफ है इसके अंदर जो बताया हुआ है मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ. देखो इसके अंदर अपन को बताया गया है टेरर ऑफ बंगाल प्लांट के बारे में. टेरर ऑफ बंगाल या फिर जिसको वाटर हाइसिंथ या फिर जिसको आइकोर्निया भी बोला जाता है, ठीक है. ये एक क्या है, ये एक इन्वेसिव वीड है. ये एक इन्वेसिव वीड है जो कि स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, जो कि ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है. और ये जो प्लांट है इसको एक बार इसके बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स को देख करके बाहर से, मतलब फॉरेन से लाया गया था ये इंडिया के अंदर. और फिर क्या हुआ कि ये इतनी जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से करता है. और इंडिया में इसका कोई प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं था, तो इस वीड ने इतना ज़्यादा ग्रो किया वाटर के अंदर कि जो बंगाल है वहाँ पे हर एक वाटर बॉडी के अंदर पूरा का पूरा फैल गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है वो मरने लगे पानी के अंदर. बिना किसी ऑक्सीजन वगैरह की अवेलेबिलिटी के कारण फ़िशेज़ मरने लगी, जिसके कारण इसका खौफ हो गया. बंगाल में फ़िशेज़ की कमी हो गई और वहाँ पे जो बहुत ही मतलब मच्छी खाने का तो ट्रेंड है, मतलब फूड है, सो इसलिए वहाँ पर खौफ मच गया. सो इसलिए इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल. ओके सो ये इस पैराग्राफ में बोला गया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहेली आर कल्टिवेटेड. सो इसके बारे में बता दिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कल्टिवेट किए जाते हैं और उनकी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए. हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स called eye of potato tuber from the rhizome of banana and ginger? What you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plant listed above. You will notice that they invariably arise from the node present in the modified stem of these plant. When node come in contact with the damp soil or water, they produce root and a new plant. अब इनके अंदर क्या नोड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो नोड्स हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम के अंदर जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये नोड्स जब भी वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं. सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉचेस एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम. तो मैंने आपको ब्रायोफिलम के बारे में भी यहाँ पर बता दिया. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. यही क्वेश्चन था जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. फाइंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जाइगोट बनता है, यानी जो इनिशियल सेल बनती है ऑफस्प्रिंग की, वो ये जो जाइगोट होता है ये जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो जाइगोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. और जाइगोस्पोर एक रेस्टिंग स्टेज होती है अनफेवरेबल कंडीशन में. मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस दौरान जाइगोस्पोर इज़ रेस्टिंग स्टेज. जाइगोस्पोर कोई भी एक्टिविटी नहीं करती है, रेस्टिंग स्टेज होती है जाइगोट की.
तो ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल होता है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उसमें क्या होता कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाता और उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता इस केस में। सो यही बात इसमें डिस्कस की गई है। आगे हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सो इंपॉर्टेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब सेम इंडिविजुअल भी गैमीट्स दोनों बना सकता है, क्योंकि कई जैसे कॉकरोच है, ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। कॉकरोच के अंदर एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो सेम बॉडी में बन सकता है। अर्थवॉर्म एग्जाम्पल ऐसे। तो these gametes fuse to form a zygote which develop to form new organisms. It is elaborate, complex and slow process. Sexual reproduction एक elaborate, complex और एक slow process होती है as compared to sexual reproduction से अगर उसको compare किया जाए तो। Because क्यों होता है? Because of fusion of male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent or among themselves. तो जो offspring produce होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल भी identical नहीं होते अपने पेरेंट्स के, क्लोन नहीं होता जैसे कि एसेक्सुअल में होता था। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई शो that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Let us फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तुम्हें पता है कि ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी बहुत होती है, लेकिन एक लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक जो भी लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके अंदर उसको शो करने का उसकी जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। सब में सेम स्टेप्स होती हैं। मतलब कि पहले क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, फिर उन गैमीट्स का ट्रांसफ़र होगा, फिर ट्रांसफ़र होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उससे ऑफस्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। सो ये क्या है, ये सब में ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो, हायर से हायर, लोअर से लोअर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. It is known as vegetative phase. In plants, देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले एक ऑर्गेनिज्म को सर्टेन स्टेज चाहिए होती है, एक ग्रोथ और मैच्योरिटी चाहिए होती है लाइफ के अंदर। वो मैच्योरिटी वो ग्रोथ जिस दौरान हो रही होती है उस फेज़ को बोला जाता है जुवेनाइल फेज़। और जुवेनाइल फेज़ वेजिटेटिव फेज़ कहलाता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को भी ऐसा कुछ चाहिए होगा। तो प्लांट्स में जो ये पीरियड होता है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़, और एनिमल्स के अंदर इसको बोला जाता है जुवेनाइल फेज़।